हमारे पास एक प्लेन शीट है तो उस प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। तो प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने निकाला था फॉर अ प्लेन शीट। फॉर अ प्लेन शीट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने करा था लास्ट क्लास में। ठीक, अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिएगा पेज नंबर 53 पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, तो हमने क्या करा, एक प्लेट ये है यहाँ पर हमने कहा कि 3 रीजन्स बना लिए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। तो दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, तो एक प्लेट ऐसे रखी हुई है और एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो दो पैरेलल प्लेट्स हैं। तो अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम ये कहेंगे कि जब ये जो पहली वाली शीट है ना, पहली वाली शीट, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा बोल देंगे। यहाँ हमने सिर्फ एक प्लेन शीट की बात करी थी तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको सिग्मा ले लिया था। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर दो शीट्स हैं, तो इस वाली शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा 1 ले लिया और इस वाली की सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा 2 ले लिया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा जान रहे हैं ना क्या है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा। अच्छा, तो अब हमने कहा कि ये जो हमारी शीट 1 है, ये तो हो गई शीट 1 और ये वाली हो गई शीट 2, तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज शीट होगी वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगी। अब हमने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगी। पॉजिटिव तो बाहर की तरफ रेडिएट करती है, नेगेटिव के अंदर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो बाहर निकलेगी इधर से भी और इस वाले रीजन में भी बाहर निकलेगी। तो शीट 1 की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो हमने ये ऐसे लिख दिया E1 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1। ऐसी जो शीट 2 है, शीट 2 भी जैसे यहाँ पर रखी हुई है, तो इधर तो ऐसे रेडिएट करेगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे रेडिएट करेगा, तो इसकी वजह से E2 इस तरफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसकी बात करेंगे, जो बीच वाला रीजन है, बीच वाले रीजन में क्या होगा, जो ये वाली शीट है ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रेडिएट करेगी, तो E1 इस तरफ हो जाएगा, और ये जो शीट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस तरफ रेडिएट करेगी। समझ रहे हो ना भाई, शीट है तो शीट तो बाहर की तरफ ही निकालेगी ना, पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरफ भी बाहर की तरफ और इस तरफ भी बाहर की तरफ। तो इधर जब बाहर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा E1 और E2 इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। समझ गए? ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर रीजन 3 में। रीजन 3 में हम ये कहेंगे कि जो शीट 1 है, शीट 1 ऐसे रखी हुई है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, यानी कि E1 ऐसे जा रहा है, और ये जो शीट 2 है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, तो E2 ऐसे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है E1 और E2 की डायरेक्शंस तो सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिएगा एज शोन इन फिगर, और ये जो डायरेक्शन है ना, यहाँ से यहाँ वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलाउंग यूनिट वेक्टर को हमने आर कैप ले लिया। इस डायरेक्शन के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने आर कैप ले लिया। अब आगे चलते हैं। एज शोन इन फिगर कंसिडर टू थिन
प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सपोज आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब रीजन फर्स्ट की बात करेंगे। फील्ड्स ड्यू टू द टू शीट्स आर, तो दो शीट्स की वजह से जो फील्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे। रीजन फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमने लेफ्ट टू राइट वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने आर कैप ले लिया। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट वाला डायरेक्शन तो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये इवन है, तो जब मैं और नेगेटिव साइन आएगा कब, जब मैं वेक्टर की बात करूँगा। जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव साइन नहीं आने वाला। अच्छा, तो हमने कहा इवन वेक्टर इस तरफ है, इवन रीजन फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इवन इस तरफ है, तो माइनस एक प्लेन शीट की वजह से क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर कैप ये नेगेटिव साइन इस आर कैप की वजह से आया क्योंकि आर कैप की डायरेक्शन तो इस तरफ थी। जब इस तरफ थी तो पॉजिटिव, ठीक है, अब मैं तो इधर वाली ले रहा हूँ तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ई टू वेक्टर, ई टू भी इस तरफ है, ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये हो गया। ई1 वेक्टर ई2 वेक्टर, नोट नेगेटिव साइन बिकॉज आर कैप इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डायरेक्शन ऑफ ई1 एंड ई2 इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रीजन फर्स्ट में जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसको हमने ई फर्स्ट वेक्टर बोल दिया। ई फर्स्ट वेक्टर मतलब फर्स्ट रीजन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर, यानी कि माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई एक तो आर कैप कॉमन है और नेगेटिव साइन कॉमन है और अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, आर कैप भी कॉमन आ रहा है पर ये जो यूनिट वेक्टर है इसको कॉमन लेकर शुरुआत में ना लिखकर बाद में लिखते हैं, तो आर कैप को मैंने बाद में लिख दिया। तो ये तो हमारा रीजन फर्स्ट का हो गया। रीजन सेकंड की बात करते हैं। फील्ड्स ड्यू टू द टू शीट्स आर, अब रीजन सेकंड में रीजन सेकंड में देखिए फील्ड्स ड्यू टू द टू शीट्स आर E1 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दिखाई दे रहा है ना कि E1 का डायरेक्शन तो राइट की तरफ है, आर कैप भी हमारा राइट की तरफ ही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और E2 वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है जी, तो टोटल फील्ड रीजन सेकंड E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट और आर कैप ये कॉमन आ रहा है, तो आपने 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस माइनस इज माइनस, माइनस सिग्मा 2 और आर कैप, ये हो जाएगा। रीजन थर्ड देखिएगा, फील्ड्स ड्यू टू द टू शीट्स आर। अब रीजन थर्ड में देख लीजिए कि दोनों के जो फील्ड्स हैं वो राइट की तरफ है। ठीक है, तो जब राइट की तरफ है दोनों के फील्ड्स, तो राइट वाले तो दोनों पॉजिटिव, तो E1 का क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, E2 का क्या हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप।
तो E3 थर्ड रीजन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। ठीक है, उसके बाद इसका पांचवा एप्लीकेशन देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल शीट्स। टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल शीट्स, इक्वल और अपोजिटली चार्ज नहीं है। इक्वल और अपोजिटली चार्ज का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग ली थी ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, बस वो अपोजिटली चार्ज होगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो यहाँ देख लीजिए फिफ्थ जो इसका एप्लीकेशन है, ये वाला आ गया तो आप समझ ही रहे हैं, मज़े आ जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे अगले वाला भी बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ two oppositely charged plane parallel plates. Oppositely charged plane parallel plates. अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स हैं, तो एक हो गया ये पॉजिटिव वाला, शीट 1, शीट 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम ले ली, इसकी भी सिग्मा और इसकी भी सिग्मा। ठीक है, और वही तीन रीजन्स बनाएंगे, यहाँ पर रीजन फर्स्ट, यहाँ पर रीजन सेकंड, यहाँ पर रीजन थर्ड। रीजन हो गया रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि जैसे हमारा फर्स्ट रीजन है, तो फर्स्ट रीजन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडिएट करेगी बाहर की तरफ, और इस तरफ भी ऐसे ही। तो आप ये देखिए यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वो ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा अब इसी एरिया की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड शीट की वजह से क्या होगा, सेकंड शीट नेगेटिवली चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता हुआ होता है ना। तो ये हो जाएगा E2, ये हो गया। अब यहाँ पर जो बीच वाला रीजन है इसमें बात करेंगे, तो यहाँ ये जो है पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट आउट करेगी, तो E1, और ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये हो गया E2। फिर थर्ड शीट की बात करेंगे, सॉरी थर्ड रीजन की बात करेंगे, तो थर्ड रीजन में ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला तो रेडिएट आउट ही करेगा, तो E1 जो है ये ऐसे, और नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो E2 इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा और फिर वही करेंगे हम कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम आर कैप ले लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर भी लेफ्ट से राइट की तरफ वाला आर कैप ले लिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, एज शोन इन फिगर कंसीडर टू थिन प्लेन पैरेलल शीट्स हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस माइनस सिग्मा। ठीक है, पॉजिटिव है तो उसकी प्लस सिग्मा होगी, नेगेटिव है तो उसकी माइनस सिग्मा होगी। सपोज आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो रीजन फर्स्ट में जब हम देखेंगे तो हमारा इवन कितना हो जाएगा रीजन फर्स्ट के लिए, रीजन फर्स्ट के लिए जो इवन है, इवन इस तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, लेकिन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस, और जब E2 की बात करेंगे तो राइट की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो जब फर्स्ट रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट इज 0, ये हो गया। फिर रीजन सेकंड की बात करेंगे, रीजन सेकंड में क्या है कि E1 भी इसी डायरेक्शन में, E2 भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या होगा E1 वेक्टर राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और E2 जो है वो भी यही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो रीजन सेकंड में आपका दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसमें रीजन सेकंड के लिए जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, दोनों बिल्कुल सेम है। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब रीजन 3 देख लीजिए, रीजन 3 में अगेन ये 0 हो रहा है। ठीक है, रीजन 3 में समझ गए ना भाई, E1 राइट की तरफ है और E2 लेफ्ट की तरफ है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज दोनों की सेम नहीं है, सिग्मा नहीं है, तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि जैसे यहाँ पर 0 आया है वहाँ पर भी 0 ही है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो कुछ स्कूल्स में करवाया गया है, कुछ में नहीं करवाया गया है। ठीक है, सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी छोटा सा ही टॉपिक है, कर लेते हैं। ठीक है, अभी करते हैं, बस 1 मिनट वेट करेंगे।
दो टॉपिक्स जो ऑनलाइन क्लास में करवाए थे वो सभी को क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गए थे, कोई रिपीट कराने की जरूरत तो नहीं। भाई पूछ लिया तो आप सबकी शक्लें ऐसी लगती हैं जैसे सब डरे हुए बैठे हुए हो, पता नहीं किस सर्वे में हो। 11th में सभी के नंबर खराब आए थे क्या? ठीक है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो फिज़िक्स है या चाहे बाकी भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आप ये समझ जाओगे कि 11th से कंपेरेटिवली इजी ही लगेगा आपको ट्वेल्थ। सिलेबस थोड़ा सा लेंथी लग सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है। जैसे वहाँ 11th में टेंशन हो जाती थी ना कि यार ये चीज़ तो मैंने करी ही नहीं, और फिर उसके बाद जब टीचर समझाता था नहीं ये तो करी हुई है, फिर लगता था कि शायद मेरा ही दिमाग कुछ कम है ना। ऐसा है नहीं, यहाँ पर आपको लगेगा कि मतलब आसान है, चीज़ें आसान है कंपेरेटिवली, रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे अभी फिज़िक्स में भी मैंने पहले भी बताया कि शुरुआत के जो हमारे 3 चैप्टर हैं और 7वां चैप्टर है, उनमें सब में करंट, पोटेंशियल, आपका रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 4-5 चैप्टर्स आपके मैग्नेटिज्म वाले हैं, फिर उधर रे ऑप्टिक्स आ जाएगी जो आपने 10th क्लास में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस वगैरह वो करे थे। तो चीज़ें मुश्किल नहीं है, इतना टेंशन में मत बैठा करो, सारे लगते हो मेरे को बिल्कुल टेंशन में। चलिए जी देखिए, लास्ट टॉपिक है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell. Thin spherical shell. Consider a thin spherical shell of radius capital R with surface charge density sigma. Spherical shell समझ रहे हैं ना? Spherical shell का मतलब क्या है? Shell मतलब जो अंदर से खाली होता है, अंदर से खोखला होता है, और sphere क्या है? जैसे कि बॉल है ना, वो sphere हो गया। तो consider a thin spherical shell of radius capital R with surface charge density sigma. थोड़ी सी इसकी विड्थ दिखा दी यहाँ पर। इसका सेंटर हो गया और ये इसका हो गया रेडियस कैपिटल आर, सेंटर को O बोल दिया। तो कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यहाँ से हम जब भी कभी यूनिफॉर्मली चार्ज किसी भी सब्सटेंस की बात करेंगे, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो स्फेरिकल शेल हो, तो हम ये मानकर चलेंगे कि उस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो अगर कोई बॉल है तो बॉल से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? रेडिएट आउट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E इस तरफ, ऐसे ऐसे तुमने 4 डायरेक्शन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता हुआ दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हमको, तो हमें गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। और केसेस में भी हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, कहीं सिलेंड्रिकल, कहीं स्फेरिकल, है ना, वो हमने बनाई है। तो यहाँ पर क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर को एनक्लोज करने वाली सबसे परफेक्ट शेप स्फीयर ही है। सोचिए, फिर स्फीयर के बाहर एक और स्फीयर बन गया, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारे लिए एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अच्छा, to determine electric field at any point capital P at a distance small r from O, let us consider a spherical Gaussian surface as shown in figure। ठीक है, तो ये हमारी spherical Gaussian surface हो गई, ठीक। अब इसमें 3 अलग अलग केसेस ले लेंगे। केस A, इसमें क्या है, when point capital P lies outside the spherical shell,
व्हेन पॉइंट कैपिटल P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो हमने कहा स्फेरिकल शेल तो ये है, तो पॉइंट P का मतलब क्या है, पॉइंट P वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, हमने पॉइंट P को यहाँ पर मान लिया। तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहाँ से हमें डिस्टेंस कितना लेना होता है, r लेना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये समझाई थी कि जब भी कभी कोई भी हमारे पास बॉडी है ना, कोई भी अगर बॉडी है, तो हमने ये कहा अगर मान लीजिए क्यूबॉइड है कोई, हमने कहा क्यूबॉइड के अंदर पूरे में चार्ज भरा हुआ है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसका जो सारा का सारा चार्ज है वो उसके ना सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। इसी तरीके से भले ही ये स्फेरिकल शेल हो, ठीक है, अंदर से खोखली है, जैसे बॉल होती है टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल अंदर से तो हवा होती है, उसमें कुछ नहीं होता। क्रिकेट बॉल है वो सॉलिड होती है, उसके अंदर भरा हुआ होता है मटीरियल। तो हमने कहा भले ही ये स्फेरिकल शेल है, अंदर हवा ही है, तब भी हम ये मानेंगे कि इसका जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ इस सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो भी बॉडी है उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड होता है। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर, ठीक है, तो सारा चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ निकालना चाहता हूँ पॉइंट P पर, तो यहाँ से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल r मान लिया। हम स्मॉल r ही मानते हैं, जिस पॉइंट तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल r मानते हैं, तो हमने वो स्मॉल r मान लिया। तो इस केस में देखिएगा फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई E, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस फाई E इज इक्वल टू, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हमने देखा था, ये फ्लक्स होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया EDS, ये हमने देखा था। उसका इंटीग्रल कर देते हैं जब अजीब अजीब शेप्स होती हैं। अभी तो शेप परफेक्ट है, स्फीयर है, तो स्फीयर परफेक्ट शेप है, तो मुझे पता है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, समझ गए, गॉसियन सरफेस करेंगे सरफेस एरिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू स्फीयर का सरफेस एरिया, सभी को पता है 4πr², तो 4π स्मॉल r स्क्वायर, ठीक, स्मॉल r स्क्वायर यहाँ तक का डिस्टेंस है। आगे चलते हैं, बाय गॉस थ्योरम फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक, करते करते ये मत भूल जाना टारगेट क्या है, टारगेट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले जाओ, तो E इज इक्वल टू आपका रीअरेंज करके 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² ही आ गया, ठीक है भाई। 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही तो आ गया। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या समझ में आया आपको कि अगर स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल का सारा चार्ज जो है इट इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही तो हो गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यही तो था, ये आ गया, ठीक। आगे चलते हैं, बी पार्ट में देखिए, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, ठीक, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। अब हमारा ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल पर ही आ गया, तो क्या करेंगे, point P lies on the spherical shell. The total charge on the shell of radius capital R is, the total charge on the shell of radius capital R is, तो अब हमारे को टोटल चार्ज निकालना है, तो हम कैसे करेंगे कि भाई हमें ये तो मालूम है ना कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि
सिग्मा ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो गया। ठीक है, अब मैं ये वाली बात सिग्मा में यहाँ पर क्यों लेकर आ रहा हूँ, सिग्मा इस वजह से लेकर आ रहा हूँ क्योंकि पहले हमने कहा था कि भाई जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल निकालना है, और ये जो स्फेरिकल शेल है इस स्फेरिकल शेल का पूरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले से ही दे रखा है कि वो सिग्मा है। ठीक है, तो अब मेरा जो पॉइंट पी है केस बी में, अब हमारा पॉइंट पी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करा जाएगा। अब देखिएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये हमने करा, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ए क्या है एरिया, एरिया किसका स्फेरिकल शेल का, स्फेरिकल शेल का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल शेल के एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर क्या था सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्योंकि ना आउटसाइड द स्फीयर था इस वजह से, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, फिर कहेंगे बाय गॉस थ्योरम by Gauss theorem phi e is equal to q upon epsilon naught। ठीक है, अच्छा phi e क्या है, e इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं। ये phi e मैंने कहा, जब हमने phi e कहा था आउटसाइड द सरफेस, तो तब वो था e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहीं पर कह रहा हूँ तो यहाँ तक का रेडियस तो कैपिटल आर है, तो e इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सही है। उसके बाद देखिए Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू आ गई पूरी 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो E कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक बहुत बारीक सी चीज़ आपको बताएंगे जो गॉस थ्योरम में पता नहीं आपने नोटिस करा होगा उसको या नहीं करा होगा। ठीक है, नहीं करा हो तो एक बार पलट कर डेफिनेशन देख लेना, लेकिन पहले जरा देखिए, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, व्हेन पॉइंट पी lies inside the spherical shell, as shown in figure, the charge enclosed by the Gaussian surface is 0। Inside the spherical shell, as shown in figure, the charge enclosed by the Gaussian surface is 0। बता दूँ कि क्या है ये काम। अब जो पॉइंट पी है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है, यानी कि अंदर बना ली मैंने गॉसियन सरफेस, अंदर बना ली गॉसियन सरफेस, तो ये अंदर का जो छोटी गॉसियन सरफेस जो बनी है इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, बाहर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है कैपिटल आर, कैपिटल आर है। अब ये लिखा है शोन इन द फिगर द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0। ठीक, तो अभी तो हमने कह दिया कि Q इज इक्वल टू 0। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स जैसे हमने निकाला था ये E फाई E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो इस केस में जो हमारा फाई E है वो क्या हो जाएगा कैपिटल E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय गॉस थ्योरम। अभी इस पर आऊँगा मैं, अभी इस पर आऊँगा। बाय गॉस थ्योरम फाई E
इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। कंपेयरिंग 2 और 3, 2 और 3 को कंपेयर कर देते हैं। ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज एनक्लोज जो है वो 0 है। जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पूरा का पूरा 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, अच्छा देखो ऐसा होता है कि जब हमने कहा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसका निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसका 3 अलग अलग रीजन्स में निकालेंगे। एक रीजन क्या होगा, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एक होगा ऑन द स्फेरिकल शेल, और एक होगा इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब क्या है कि जैसे हमने प्लेन शीट का देखा, तो प्लेन शीट इस तरीके से प्लेन शीट है। हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज है प्लेन शीट, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट जो है वो किस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है कि भाई इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट ऐसे है कि इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या है कि वो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट आउट करेगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट आउट करेगी। ये जो हॉलो स्फेरिकल शेल है ना, हॉलो स्फेरिकल शेल में क्या है कि जितना भी चार्ज है वो चार्ज सारा का सारा उसके सरफेस पर है, आउटसाइड सरफेस पर है, इंटीरियर में नहीं है। अंदर वाले सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा कि अंदर होता तो क्या होता, वो भी बताऊंगा। तो अंदर वाले में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कर दो ना, नहीं करेंगे। ठीक, अभी पहले इसी की बात करते हैं। बाहर वाले पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर तो रेडिएट आउट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ दिखाया, बाहर रेडिएट आउट होता है, अंदर तो नहीं दिखाया कि अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा अगर अंदर भी होता, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी पूरी एक लेयर डिपॉजिटेड होती पॉजिटिव चार्ज की, तो अंदर भी वो बाहर के मतलब अंदर भी वो ऐसे रेडिएट आउट करता, ऐसे 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 होता, क्या फिर ब्लास्ट नहीं हो जाता। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, निकल के जा कहाँ रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ इट्स नेगेटिव काउंटर पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, वो नेगेटिव काउंटर पार्ट की सर्च में है, तो वो घूम रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स घूम रही है। ठीक है, नेगेटिव काउंटर पार्ट मिलेगा, उनका लूप कंप्लीट हो जाएगा। वो लूप बहुत बड़ा भी हो सकता है। हमने आज तक इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने एक बात ये नहीं करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप कितना बड़ा हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप बहुत बड़ा हो सकता है, और वो जो लूप है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो लूप ही हमको इनेबल कर रहा है कि हम मोबाइल फ़ोन से बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस पर बात कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अभी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये कंबाइन करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के साथ में, और तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो पूरा चैप्टर है, आपने सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन को सर के बाजू में मत रखकर सो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, नुकसानदायक है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, कम यूज़ करो, ये बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। तो खैर अंदर की तरफ इस वजह से लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सुनिए, हमने कहा ये चार्ज तो फिर 0 हो गया क्योंकि अंदर तो किसी तरीके का चार्ज है ही नहीं। ठीक, जो गॉस थ्योरम की डेफिनेशन थी उसमें ये था कि गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस या थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो अब ये सरफेस चार्ज एनक्लोज नहीं कर रही कुछ भी। ठीक है, अब उसमें ये नहीं बोला गया 1/ε0 टाइम्स द चार्ज ऑफ दैट सरफेस ना, चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो ये सरफेस चार्ज एनक्लोज नहीं कर रही है, तो चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को लास्ट वाला टॉपिक कोई मुश्किल लगा होगा, तो कर लेना भाई इसको, बाई चांस आ जाए पेपर में तो ये हो जाएगा, हमने छोड़ दिया था है ना, तो कर लेना इसको। ठीक है, और सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि भाई टेस्ट इसका दोबारा लूँगा पूरे चैप्टर का। ठीक, एक बच्चे ने मेरे को बोला है कि न्यूमेरिकल्स एक बार दोबारा करा दो, तो न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। एक्स्ट्रा क्लासेस में न्यूमेरिकल्स लेंगे, मेन क्लासेस जो है मेन क्लासेस में मतलब मुझे 2 या 3 एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उसमें सारे न्यूमेरिकल करा दूँगा। और जो मेन क्लास है ना उसमें नेक्स्ट क्लास से मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ पोटेंशियल वाला। ठीक है, चलिए जी, ठीक है फिर, और पढ़ाई करो बेफिक्र होकर भाई, टेंशन मत लो तुम सारे।